नमो नमः मित्रों, आइए आज हम सभी लोग फिर से चैनल पर उपस्थित हैं। तो देखते हैं महसो सूत्र से आने वाले प्रश्न। यूपी टेट, सी टेट, अपर टेट में महसो सूत्र से जो प्रश्न आते हैं उस प्रश्न की श्रृंखला को मैं लेकर यहाँ पर आया हूँ। तो देखते हैं कि महसो सूत्र से क्या प्रश्न बनते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मेरे द्वारा बताया गया है कि महसो सूत्र 14 होते हैं। महसो सूत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, भगवान शिव के डमरू से, ये बता दिया गया है। तो जैसे आपको बताते हैं कि महसो सूत्र से कहाँ से प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, क्या प्रश्न पूछता है। तो पहला प्रश्न पूछेगा कि महसो सूत्र कितने हैं। तो ये आप लोग जानते हैं कि 14 महसो सूत्र हैं। तो 14 महसो सूत्र हैं। ये कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो भगवान शिव के डमरू से हुआ है। दूसरा प्रश्न आपसे बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि महसो सूत्र में अच कितने हैं और हल कितने हैं। या पूछ सकता है, अच न करके स्वर भी पूछ सकता है। अच किसे कहते हैं या स्वर किसे कहते हैं, अर्थात अच पूछे या स्वर पूछे, दोनों एक ही है। फिर दूसरा पूछ सकता है हल किसे कहते हैं, और पूछ सकता है व्यंजन किसे कहते हैं। अर्थात चाहे व्यंजन पूछे चाहे हल पूछे, दोनों एक ही हैं। तो आपसे पूछ सकता है, पहला प्रश्न पूछ सकता है कि अच किसे कहते हैं, कितने सूत्र में अच है। तो आप बता सकते हैं कि महसो सूत्र के 1 से लेकर 4 तक, 1 से 4 तक जो सूत्र हैं ये सारे अच प्रत्याहार कहलाते हैं, ये अच के अंतर्गत आते हैं। और 5 से लेकर 14 तक जो है यह हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, या इसे आप व्यंजन कर सकते हैं। कि जो 4 सूत्र है यह अच, इसे अच कहते हैं या इसे स्वर कहते हैं, और सूत्र 5 से लेकर 14 तक जो है उसे हल या व्यंजन कहा जाता है। अब आप ये कहेंगे कि सर महसो सूत्र ही बता रहे हैं, क्यों महसो सूत्र बता रहे हैं, महसो सूत्र की क्या उपयोगिता है। तो आपको बता दूं कि जिस प्रकार से शरीर के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बिना ऑक्सीजन के व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है, ऐसे ही अगर आप व्याकरण पढ़ना चाहते हैं या संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो आपको महसो सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। महसो सूत्र कहा जा सकता है कि महसो सूत्र आपके लिए नींव का काम करता है। जिस प्रकार से नींव अगर मजबूत हो तो उस पर बिल्डिंगें तैयार हो सकती हैं, लेकिन अगर नींव कमजोर है तो बिल्डिंगें ढह सकती हैं। ऐसे ही अगर व्याकरण आपको पढ़ना है, अगर यूपी टेट सी टेट में आपको नंबर उठाना है तो आपको महसो सूत्र याद होना चाहिए। अगर महसो सूत्र याद रहेगा तो आप क्या नाम है, व्याकरण से संबंधित या यूपी टेट में अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, क्या है अच कितने हैं, तो बताएंगे 9। या पूछ सकता है स्वर कितने हैं, तो ये भी 9। या तो अच पूछे या स्वर पूछे, दोनों ही एक ही बात है। इसमें कहेंगे कि अच क्या है, तो अच का मतलब क्या है, अर्थात अ और च, मतलब च लास्ट में, अर्थात अ और च के बीच में आने वाले जो स्वर हैं उसी को अच कहते हैं। जैसे क्या है, 9 कह रहा है तो 9 कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आप कह सकते हैं कि सर आप ये जो अंतिम वर्ण है इसको आपने नहीं गिना है, और आप कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत सारे स्वर आते हैं। इसमें तो व्यंजन है, ड़ क अंग च व्यंजन है, हाँ ये व्यंजन है, लेकिन यह इति संज्ञक वर्ण है, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, इति संज्ञक वर्ण है, इनकी गणना नहीं होती है, इनको गिना नहीं जाता है। तो जब गिना नहीं जाता तो लिखा क्यों गया है, तो यह प्रत्याहार बनाने के लिए लिखा गया है। इसके इति संज्ञक वर्ण जब तक नहीं लगेंगे तब तक प्रत्याहार का निर्माण नहीं होता है। इसलिए यह इति संज्ञक वर्ण है, ये बस लिखे गए हैं, किस लिए लिखे गए, प्रत्याहार बनाने के लिए, अर्थात इनकी गणना नहीं होती है। अर्थात आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस प्रकार से अगर आपसे प्रश्न पूछे कि अच प्रत्याहार कितने सूत्र में आते हैं, तो आप कह सकते हैं 1 से लेकर 4 तक। अच प्रत्याहार में कितने स्वर हैं, तो आप बता सकते हैं 9 स्वर हैं। फिर दूसरा प्रश्न आएगा आपसे कि हल प्रत्याहार किसे कहते हैं, या महसो सूत्र में हल प्रत्याहार कितने सूत्रों में आया हुआ है, तो आप बताएंगे 5 से लेकर 14 तक, अर्थात 10। जो 10 बचे यह सब क्या है,
हल प्रत्याहार के अंतर्गत है। कैसे हल प्रत्याहार है? देखिए, हैवरट का ह, हैवरट का ह और 14वां सूत्र का हल का ल, अर्थात ह से लेकर ल के बीच में जो सारे वर्ण व्यंजन हैं सब व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, या इसे कह सकते हैं, इसको आप व्यंजन कह सकते हैं। कि कितने हैं व्यंजन? कितने हैं? 33। प्रश्न पूछ सकता है कि स्वर कितने हैं? तो 9 हैं, और व्यंजन कितने हैं? तो यह 33 हैं। इस प्रकार से महेश्वर सूत्र से आपका प्रश्न बनेगा। और दूसरा प्रश्न कैसे बन सकता है? और क्या पूछेगा इससे? और आपसे पूछेगा कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, लिखिए। या पूछ सकता है अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। पूछेगा, मान लिया आपसे पूछता है, एग्जाम्पल पूछेगा कि अण प्रत्याहार किसे कहते हैं? अण प्रत्याहार किसे कहते हैं? तो हमको देखना है, क्या देखना है? यहाँ लिखा हुआ अ, यहाँ लिखा अण, अर्थात प्रारंभिक वर्ण, प्रारंभिक शब्द और अंतिम शब्द। देखेंगे प्रारंभिक शब्द क्या है? अ है, यहाँ देखिए अ मिल गया आपको, अ मिल गया। और अंत क्या देखना है? अंतिम देखना, अड़ा देखना। तो अड़ा कहाँ पर? यहाँ पर है। अर्थात अ से लेकर अड़ा के जो बीच में जो वर्ण है, यही क्या है? अण प्रत्याहार। तो क्या कैसे लिखेंगे? लिखेंगे अ, ई, उ और अ, ई, उ, बस सिर्फ ये। अड़ा नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता है? क्योंकि यह इति संज्ञक वर्ण है। ये इनका सिर्फ प्रत्याहार बनाने के लिए काम आता है। पूछ सकता है कि अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आते हैं? तो आप बताइएगा अ, ई, उ। अब पूछ सकता है अब अक प्रत्याहार किसे कहते हैं, या अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन वर्ण आते हैं? तो आप देखेंगे क्या लिखा है? अक प्रत्याहार पूछा है। अक प्रत्याहार पूछा है, इसमें आप क्या देखेंगे? पहले खोजेंगे अ, देखेंगे अ कहाँ है? अ का पहले सूत्र में ही आ आया हुआ है। फिर क्या देखना है आपको? क देखना है। क कहाँ है? देखिए अ, ई, उ, री, री, क यहाँ पर है। क यहाँ, अर्थात अ से लेकर क के बीच में आने वाले जो वर्ण हैं वह क्या कहलाएंगे? अक प्रत्याहार कहलाएंगे। तो क्या लिखा जाएगा? इसे लिखा जाएगा अ, ई, उ, ड़ नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये संज्ञक वर्ण है। फिर क्या है? री, री, का नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी संज्ञक वर्ण, अर्थात अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री और री। फिर ऐसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? अर्थात आप देखेंगे अ देखेंगे और च, अर्थात अ और च के बीच में जो आने वाले सब स्वर हैं इसी को अच प्रत्याहार कहते हैं। ऐसे ही फिर दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि हल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं? हल प्रत्याहार के अंदर क्या आते हैं बताइएंगे आप? हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे क्या आते हैं? व्यंजन आते हैं। क्यों? क्योंकि सारे व्यंजन है, कहीं स्वर आपको दिखाई नहीं देगा, कहीं स्वर नहीं दिखाई देगा, इसलिए हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे व्यंजन आते हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे स्वर आते हैं। फिर पूछ सकता है अल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं? तो मित्रों ये ध्यान दीजिएगा, तीन बहुत महत्वपूर्ण है, तीन तो प्रश्न यहाँ से ज्यादा पूछा जाता है कि क्या पहला पूछता है? पहला पूछता है अच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं, दूसरा पूछता है हल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं, तीसरा प्रश्न पूछता है अल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं? सारे स्वर आते हैं। अ से लेकर च तक देखिए सारे स्वर आते हैं किसके अंतर्गत? अच प्रत्याहार के अंतर्गत। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है? अल प्रत्याहार पूछ रहा है, हल प्रत्याहार पूछ रहा है। तो ह और ल देखिए, ह यहाँ पर है चौथा सूत्र में है ह और ल यहाँ पर है अंतिम 14वां सूत्र में। और हल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं? तो सारे स्वर आते, सारे व्यंजन आते हैं। सारे व्यंजन किसके अंतर्गत आते हैं? हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। फिर तीसरा एक प्रत्याहार पूछता है अल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं। तो आप बता सकते हैं कि अल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे महेश्वर सूत्र आते हैं, अर्थात सारे स्वर और सारे व्यंजन आते हैं। जैसे अ आप देखेंगे आपका यहाँ पर है और ल कहाँ है? हल का ल, अर्थात अ से लेकर ल तक सारे क्या आते हैं? सारे स्वर और व्यंजन आते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपसे आता है। तो